नमस्कार दोस्तों, ये एक कहानी प्रस्तुत है रिक्शे वाले की बेटी। कहानी का शीर्षक है उसी की ज़बानी से ये कहानी आप सुनिए। मैं एक रिक्शे वाले की बेटी हूँ। मैं मेरी एक बड़ी बहन है, मैं और एक छोटी बहन है। इस हिसाब से मैं मंझली बहन हूँ। मैं चुपचाप सहन करे जा रही थी, तभी तक मेरे साथ दो लड़के हैवानियत करके जा चुके थे। वह तीसरा लड़का आने वाला था। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मेरी इस रात की कीमत दी थी, इसलिए मैं मजबूर थी और चुपचाप सब सहन करे जा रही थी। उन 5 लड़कों ने मेरे जिस्म से उनकी हवस पूरी करनी थी। अचानक उनका छठवां दोस्त आ गया, मगर वह जैसे ही कमरे में आया, मेरी हालत देखकर वह चौंक गया और मैं भी उसे देखकर चौंक गई। उसे देखकर मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मैं बड़ी तकलीफ में थी। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दोस्तों, कभी-कभी हालात इंसान को बहुत बुरा काम करने पे मजबूर कर देते हैं। इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, या यूं कहें कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें आदमी को दुख बहुत ज़्यादा दे देती हैं। कभी ना कभी पूरी होने वाली ख्वाहिशों के सफ़र पर मैं निकल पड़ी थी। मैं रात के 12 बजे से एक छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और मुझे अब तक दो लड़कों ने नोच डाला था। सब कुछ मेरी मर्जी से मैं सहन कर रही थी। दर्द भरी लहर को लड़कों ने मेरा ऐसा हाल कर दिया था, यह सोचकर मेरी आत्मा कांप रही थी। और अभी 3 लड़के और मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने आने वाले थे। मुझे पूरी खुशी से उन्हें अपना वक्त देना था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसी रात आएगी। यह सब मैं एक भारी कीमत की एवज में कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिश ने ही मुझे उस रास्ते पर ले आई थी, जहां मैंने एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर दी थी। आम हालत में तो कभी किसी लड़की के लिए ऐसा नहीं होता है, पर मुझे यह फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। और आज वह दिन था कि मेरे साथ 5-5 तंदुरुस्त नौजवानों ने सेक्स किया था। आने वाले दोनों नौजवानों ने मुझ पर काबू पाकर मुझे बुरी तरह से झंझोड़ कर अपनी हवस का निशाना बना लिया था। यह पहली दफा ही था मेरे जीवन में। 2 के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे में आ गया। मैंने गहरी सांस ली। मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो, मैं थक गई हूँ और दर्द हो रहा है। वह थोड़ी देर के लिए अगर रुक जाएगा तो मैं थोड़ा आराम करके फिर उसे बुला लूंगी। तब वह बोला कि मेरे बाद बाहर उसके 2 दोस्त और बैठे हुए हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू बह निकले। वह पूरा रुका नहीं और मेरे पास चला आया और मेरे आंसुओं को नजरअंदाज करके मुझ पर सवार हो गया। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो चुकी थी। मैं बार बार उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उतना ही मुझ पर हावी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहा होगा। मैंने क, मेरे मना करने पर भी वह पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर मेरे पास आ जाता था। इसलिए आज मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोश होकर गुजरने वाली इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए थे और कहने लगा था कि जब भी दोबारा कभी मौका मिलेगा तो वह मेरे साथ दोबारा वक्त जरूर गुजारेगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने जिस्म पर डाली तो मैं देखकर दंग रह गई कि शरीर पर कोई ऐसा भाग नहीं था जो जख्मी नहीं हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज्यादा मुझे जख्मी कर दिया था। उसके दांतों के निशान पूरे शरीर पर पड़े हुए थे। फिर बचे हुए 2 लड़कों ने 1 घंटा मुझे इसी तरह से अपनी हवस का शिकार बनाए रखा। उन लोगों ने
मुझ पर जरा भी रहम नहीं किया, और वह रहम करते भी क्यों। उन्होंने इसी काम के बदले में एक बड़ी रकम देकर मेरी एक रात खरीदी थी। वह सब अपना हिस्सा बनकर आए थे और अपना अपना हिस्सा मुझसे वसूल कर रहे थे। मेरे साथ उन्होंने अपनी हवस की आग बुझाई थी। मेरी हाल यह थी कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मैं हिलने के काबिल भी नहीं रही थी। इतनी थकान मुझे हो गई थी। उन लड़कों ने मुझे बहुत सताया था। इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती, इस बात का विरोध कर पाती। ऐसे ही अब उनमें से एक छठा लड़का, जो कि उनका ही दोस्त था, जिसकी बात हम लोगों की नहीं हुई थी, वह भी अंदर आ गया, और वह मेरे बिस्तर के करीब आया और मुझे देख कर चौंक गया। मेरी उम्र 27 साल है। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ नहीं होती है। लोग एम.एड करके भी डिग्रियां हाथ में लेकर घूमते रहते हैं, कामयाब नहीं होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ था जब नौकरी की तलाश के लिए मैंने कई कंपनियों में हजारों नौजवानों की भीड़ देखी थी। ऐसी नौकरी, ऐसी लड़की को ऐसी नौकरी कहाँ मिल जाती, जिसके पास कोई अनुभव नहीं था, जिसके पहचान के कोई बड़े लोग नहीं थे, न ही कोई बड़ी डिग्री उसके पास थी। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी जरूरत बन गई थी। मेरे पिताजी के स्वर्गवास ने हमारी कमर तोड़ दी थी। पिताजी घर में अकेले ही कमाने वाले थे, और हम 3 बहनें थीं, और घर में तीनों मौजूद थी। मेरी बड़ी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी उसके बजाय मेरे सर पर आन पड़ी थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन दुनिया तो बहुत ही कठिन थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया था कि पिताजी कितने जतन करके हमारे लिए ताजी रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही पिताजी से इस बात पर नाराज रहती थी कि वह हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते हैं। मेरी नाराजगी पर मेरे पिताजी मुस्कुरा उठते थे, और फिर मुझे बड़े प्यार से बोलते थे कि रमा बेटी, तू फिक्र मत कर, एक दिन हमारे दिन भी बदलेंगे। मैं अपने पिता, जो कि अपने पिताजी की मंझली बेटी थी, बड़ी दीदी हमारी ज़्यादा होशियार नहीं थी, क्योंकि वह पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी, तो मैंने एम.एड कर लिया था। अब मैं चाहती थी कि मैं पिताजी का हाथ बटाऊं। मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे, और एक दिन खबर आई कि हमारे पिताजी नहीं रहे। हमारे घर में रोना पीटना मच गया। कुछ दिन तक तो सब रिश्तेदार घर में ही रहे। सबने हमें बहुत ढाढ़स बंधवाया। सबने कहा, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर जब जब साथ देने की बारी आई, तो हमारे साथ कोई भी नहीं था। हम अकेले ही थे। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चला, पर फिर खाने के पैसों की भी तंगी होने लगी। तब मैंने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और मैं नौकरी करने की सोचने लगी, और मैं नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ी। मैंने बहुत नौकरियों की तलाश की, पर मुझे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने कई स्कूलें हुए, कई दफ्तरों के, कई कंपनियों के, कई ऑफिसों के चक्कर लगाए, पर मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। सब मुझसे अनुभव पूछते थे, फिर मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक दिन जब नौकरी ढूंढ ढूंढ कर मैं शाम को घर वापस आई, तो घर में अंधेरा था। तब माँ ने बताया, बिजली विभाग वाले हमारे घर का लाइट का कनेक्शन काट कर चले गए थे। तब घर में उदासी छा गई थी। मन बहुत मायूस हो गया था। मेरी दोनों बहनें एक कोने में उदास बैठी हुई थी। मेरा मन भर भर कर रो रहा था कि काश मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाती। तब मैं यही सोचती थी कि नौकरी पकड़ना है,
अगर मैं पैसा कमाने लगूं तो यह सब घर की दिक्कतें मैं ख़त्म कर सकूंगी। तब मेरी एक दोस्त ने मेरी मदद की और उसके भाई ने मुझे एक शहर के बड़े रेस्तरां में वेटर की नौकरी दिलवा दी। उस रेस्तरां बहुत भीड़-भाड़ वाले इलाके में बना हुआ था। वहाँ हर वक्त मर्दों की बहुत भीड़ लगी रहती थी और वेटर की ड्रेस मेरे हवाले कर दी गई। उस पर रेस्तरां का नाम लिखा हुआ था। मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया था और नौकरी के बड़े अजीब ढंग के नियम थे जो मुझे पूरा करना था। मुझे एक मॉडल सरीकी सुंदर लड़की, स्मार्ट लड़की चाहिए थी उन्हें, और उसके बाल कटे होना चाहिए था और बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर घर वापस लौट आई थी और मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि मैंने नौकरी करूं या नहीं। मुझे ऐसी नौकरी पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि यह मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम था। मेरे पिताजी की मौजूदगी में मैं कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। ऐसी कभी नौबत ही नहीं आने दी थी। पिताजी ने हम बहनों को बहुत लाड़ प्यार से रखा था। अब इस हालत में उस रेस्तरां में इतने सारे मर्दों के बीच में खड़ी होने में मुझे बड़ा ही संकोच आ रहा था और वो काम बहुत बुरा लग रहा था। मगर भूख एक ऐसी चीज है कि वह इंसान से सब कुछ करवा कर रहती है। मैं उस रेस्तरां में से वापस घर आई। मेरी दरवाजे पर ही मेरी माँ खड़ी हुई थी, पर वो परेशान सी लग रही थी। मुझे देखकर माँ की आंखों में आंसू आने लगे। मैंने माँ से कहा, कहो माँ क्या बात है? तब माँ रोते रोते कहने लगी, बेटा वो राशन वाला भी आया था। माँ की बात सुनकर मेरा दिल रो पड़ा था। गर्मी जोरों पर थी, ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी तो राशन था। बिजली के बिना तो रहा जा सकता था, लेकिन राशन के बिना नहीं रहा जा सकता था। पिछले 2 महीने से हम बिजली का बिल नहीं भर सके थे, तो वो लोग बिजली काट गए थे और अब राशन वाले को भी पैसा नहीं दे पाए थे। तो इसलिए हमारी बिजली कटी तो कटी और साथ में राशन वाला भी चक्कर पे चक्कर लगा रहा था और उसको हम पैसे नहीं दे पाए थे। तो अब राशन मिलना भी बंद होने से हमें घर में बहुत तकलीफ होने वाली थी और माँ के आंसू और माँ के रुदन मेरे इस फैसले को बहुत आसान कर दिया कि मैं वह रेस्तरां वाली नौकरी करूं या नहीं करूं। अब नौकरी करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मुझे वह नौकरी करना ही था क्योंकि घर में बिल्कुल राशन नहीं था। मैंने माँ को गले लगाया और उन्हें समझाया कि मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है, मुझे नौकरी पर जाना है। मैंने मेरे स... माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब तुम ही मेरा बाजू हो और तुम ही अपनी दोनों बहनों की शादी करना, तुम्हें ही यह काम कराना है। माँ ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और मैं जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी यही सोच रही थी। लेकिन मुझसे माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती थी मुझे कहाँ नौकरी मिली है। इसलिए मैंने माँ से बोल दिया कि एक बड़ी कंपनी में अच्छी सी नौकरी मिली है। नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से रात के 11 बजे तक का था और यह बात मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को समझाई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर हैरत से मेरी माँ मेरी तरफ देखने लगी और पूछने लगी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जहाँ पर रात को जहाँ पर दिन में 3 बजे बुलाया जाता है। मैंने झूठ कह दिया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है और वहाँ 22 घंटे काम चलता रहता है। इस वक्त हमें और ज़्यादा सवाल करने के बजाय मुझे तरक्की का रास्ता दिखाई दे रहा था। माँ तरक्की की ढेर सारी दुआएं देकर अगली दोपहर 2 बजे मेरे वेटर की नौकरी के लिए रवाना कर दिया। मुझे यहाँ से मेरी किस्मत कहाँ ले जाने वाली थी मुझे खुद पता नहीं था। मैंने अपने बैग में यूनिफॉर्म पैक करके रख ली थी और मैं रेस्तरां के लिए अकेले चले गई। आज पहला दिन होने के कारण मैनेजर मेरे पास मेरी ड्यूटी बताने के लिए आया और मुझे बिना मेकअप के देखकर वह गुस्सा करने लगा था।
कि बिना मेकअप के सिर उठा के क्यों चली आई हो? जाओ पहले मेकअप करके आओ। मेरे पास मेकअप का सामान नहीं होने के कारण वहीं की एक लड़की थी, उसने मेरा मेकअप किया। मेकअप देखते ही मैं खुश हो गई। मैं मेकअप में बहुत सुंदर लग रही थी। मैं अपना रूप ही देखकर जलने लगी थी। मैं खुद को देखकर हैरान रह गई थी। मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतनी सुंदर हूँ, पर मैं मेकअप के बाद और ज़्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी, यह मालूम नहीं था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार मेकअप किया था और थोड़े से मेकअप के बाद में पूरी तरह से मैं निखर गई थी। आईने में देख रही थी कि अब वह कहने लगी थी कि ये लोग खूबसूरती देखकर ही नौकरी पर रखते हैं, वरना काम करने वाले तो यहाँ बहुत से लोग मिल जाते हैं। मैं जान गई थी कि नौकरी मेरी काबिलियत नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का यह पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी समय गुजरा। 3 बजे से रात को 9 बजे तक मैं दरवाजे पर खड़ी रही, आने जाने वाले मर्द और औरतों का वेलकम करती रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम थी, ज्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात हो गई थी, मेरे पैरों में दर्द था। मुझे वापस बसों में धक्के खाते हुए पहुंचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची थी। माँ जाग रही थी। मैंने माँ के साथ खाना खाया और फौरन बिस्तर पर लेट गई। आज मुझे मेरे पिताजी की बहुत याद आ रही थी। पिताजी मेरे सबसे ज़्यादा नखरे उठाते थे। हमेशा उनसे किसी न किसी बात पर मैं रूठ जाया करती थी और मुझे पिताजी मना लिया करते थे। लेकिन आज मेरे पैरों की तकलीफ से तड़पन हो रही थी और पिताजी की मुझे बहुत याद आ रही थी। यही सोचते सोचते मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। अगले दिन फिर 2 बजे के करीब मैं घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था बल्कि ऑर्डर लेने के लिए लगाया गया था। यह काम मुझे थोड़ा आसान लग रहा था, लेकिन था नहीं। कुछ देर बाद में ही मुझे यह अंदाजा हो गया कि यह काम तो और भी ज़्यादा कठिन है। ग्राहक अगर मुस्कुराते थे तो बदले में मुझे भी मुस्कुराना पड़ता था, क्योंकि यह मेरी नौकरी का नियम था, नौकरी का हिस्सा था। जानबूझकर ऑर्डर लेने के टाइम मुस्कुराना, और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त सभी ग्राहक इस कदर मेरे पास आ जाते थे कि मेरी आंख दुखने लगती थी। पर मेरा घर उसी की वजह से चल रहा था, इस बात का मुझे अंदाजा हो गया था। यहाँ आने वाले ज्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही यहाँ आते थे और कई दिन तक मुझे नौकरी करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में ऐसा कुछ हुआ था कि जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों के अजीब निगाहों से देखने को जो मिला था। ऑर्डर देने के बहाने मुझे वो छूने की कोशिश भी करते थे, डबल मीनिंग बोलते थे। लेकिन उस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि मुझे तनख्वाह से हटकर टिप भी मिलती थी, और वो पैसे मेरे पास काफ़ी इकट्ठे हो गए थे और मैंने उसी से बिजली का बिल भर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस माहौल में आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज ही शाम के वक्त वहां पर आते थे और सबसे कोने वाली सीट पर बैठकर, उस टेबल की सर्विस मेरे ही हिस्से थी और मुझे उनसे ऑर्डर लेने जाना पड़ता था। मैं रोजाना उनके पास ऑर्डर लेने जाती थी। 25 से 30 साल के जवान लड़के वो थे, खाते पीते घर के हट्टे कट्टे नौजवान थे। पैसे वाले घर के वह नवयुवक लग रहे थे। मुझे वह बड़ी गहरों नज़रों से देखा करते थे। उनके पास जाना मेरी मजबूरी थी, पर मैं क्या करती। एक दिन एक लड़के ने मुझसे कहा, तुम्हें यहाँ काम करना कैसा लगता है? मुझे लगता है कि तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो। मैंने हाँ कर दिया तो उसने फौरन ही अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर मेरे आगे रखा और कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ घर की लड़की लगती हो। अगर कभी भी किसी मदद की ज़रूरत हो
तो बेझिझक मुझे बताना। बिना सोचे समझे ही मैंने उस कार्ड को उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया। उसके बारे में वह कोई ना कोई रोज ही मुझसे सवाल पूछता रहता था। रोजाना होने वाली मुलाकातों की वजह से हम थोड़े फ्रेंडली हो गए थे। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया था और फिर मैंने एक दिन बताया कि बेटा तेरी माँ ने बताया कि बेटा तेरी बड़ी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है और वह लोग जल्दी से शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधे पर लिया था और अब शादी की जिम्मेदारी के बारे में मैं कैसे सोच सकती थी। माँ बोली कि कंपनी से लोन अगर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। बड़ी बिटिया की शादी हो जाएगी, उसकी उम्र हो चुकी है। 4 लाख में तेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। उनकी बड़ी बहन की तरफ से माँ बहुत परेशान थी। अब मैं वहाँ माँ को क्या बताती कि मैं तो एक मामूली से वेटर की नौकरी कर रही हूँ। 4 लाख मुझे कहाँ से मिलते। मैंने वहाँ माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में जागती हुई उम्मीद साफ दिख रही थी। लेकिन मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और माँ सोच रही थी ऐसा, पर मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने ही मुझे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। अगले दिन मैं नौकरी पर सारा दिन वक्त परेशान रही और यही बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली और मुझसे कहने लगी, क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी करनी है और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तो फिर इतना खर्च करने की क्या जरूरत है, सादगी से बहन की विदाई कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच रही थी कि वह तो सही कह रही है कि दहेज की क्या जरूरत है। मुझे ये बात अच्छी लगी थी और मैंने माँ को भी यही सलाह दी कि सादगी से बहन की विदाई कर देते हैं। लेकिन मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी कि लड़के वालों से दहेज की लिस्ट हमें मिल गई है और वह काफी लंबी लिस्ट है। अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो वह उसे जिंदगी भर वहां ताने सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि ऐसी जगह दीदी की शादी करने की जरूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर माँ नाराज हो गई। कहने लगी, ना जाने कैसे कैसे करके मैंने तेरी बहन का रिश्ता एक अच्छी जगह देख लिया है, तो इसमें भी कमी निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नत न करनी पड़ती। अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके वह इंतजाम कर लेता। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। उनकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरा दिल इस बात से दुख रहा था और माँ ठीक ही तो कह रही थी कि अगर पिताजी होते तो किसी भी तरह पैसे का इंतजाम करके बहन की शादी कर देते। मैंने माँ को गले लगा लिया और उनसे वादा किया कि माँ, मैं जल्दी पैसे का इंतजाम कर लूंगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगी। इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। 4 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है। बाप का साया सिर से उठ जाने से बहुत तकलीफ होती है। बाप का साया बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जान पर खेलकर भी औलाद के सुख के लिए बाप अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है। वह मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत ही मुश्किल थी। यूं ही परेशानी में दिन गुजरते रहे। रेस्तरा के मैनेजर से एक दिन बात ही बात में मैंने बात की, जिसे सुनकर उसने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और मैं खुद ही में ही सिमट गई और वहां से अलग हट गई। अब वह लड़के रोजाना रेस्तरा में आते थे। उनका एक दिन ऑर्डर लेने के लिए मैं उस टेबल पर गई तो एक लड़का कहने लगा, क्या बात है, आज आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, परेशानी
हो तो बताओ ना। ना चाहते हुए मैंने उसे अपनी परेशानी बता दी, क्योंकि मुझे कभी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयान कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कहने लगा, छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान क्यों हो? हमने आपको कार्ड किस लिए दिया था कि कोई परेशानी हो तो आप हमसे कह दो, हमें याद कर लो। उसके चेहरे की तरफ मैं देखने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे 4 लाख रुपए की ऑफर कर दी। मैंने सोचा उनकी तरफ से तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके कुछ काम आना होगा। तब उन्होंने कहा कि मुझे भी उनके कुछ काम होना होगा। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई। उन लोगों का मुझसे क्या काम हो सकता था? यह बात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। मेरे फौरन घबरा कर कहा कि मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। वह हंसकर कहने लगे, हमने तो सिर्फ आपको ऑफर दिया है, आपकी मर्जी है, करो स्वीकार या ना करो, मजबूरी नहीं है। कबूल करना न करना आपकी मर्जी है। आज के दौर में 4 लाख रुपए आपको कौन सा करीबी रिश्तेदार देगा? आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों न हो, नहीं देगा। हाँ, उनकी बात बिल्कुल सच्ची थी। मैंने रिश्तेदारों को तो आजमा कर देख ही लिया था। जब पापा की मृत्यु हुई थी उस टाइम रिश्तेदार कितने हमारे काम आए थे, यह मुझे अच्छी तरह से पता था। लेकिन मैं अपनी इज्जत बेचकर पैसे हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालत से पूरी तरह थक चुकी थी। और ऐसे ही था, जब लौटकर घर आई तो मेरी माँ और बहन मेरे इंतजार में खड़ी हुई थी। माँ ने मुझे बताया कि दीदी के ससुराल वाले एक महीने में ही शादी की बात कर रहे हैं, और दीदी के साथ साथ वह तेरी छोटी बहन को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इस तरह एक खर्चे में ही दो दो शादियां हो जाएंगी। छोटी बहन के रिश्ते की खबर सुनकर जहां मुझे खुशी हुई, वहीं 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई थी। पैसों का इंतजाम न हो सका था और वह मुझसे उम्मीद बांधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी दीदी की चेहरे पर डाली, जहां बहुत ही समय बाद खुशी की रौनक नजर आई रही थी। मेरी दीदी के ससुराल वालों से मैं भी मिली थी। वाकई में बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दुल्हन को विदा करता है, वह भी दो दो दुल्हन। आज मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम रखने के लिए चाहती थी, इसलिए मैंने अपने आप से समझौता किया और मैंने माँ से कह दिया कि आप शादी की तारीख पक्की कर दो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। और मेरी बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, और वे लोग इस बात से अनजान थे कि उन्हें मेरी आबरू की बर्बादी के बदले खुशी हासिल होने वाली थी। अगले दिन मैंने उन लोगों से हामी भर दी। तब वह लड़के कहने लगे कि हम जानते थे कि आप जरूर मान जाओगी। उन पांचों ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने माँ को बता दिया कि साल के आखिरी होने की वजह से कंपनी में काम बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है, मुझे एक रात कंपनी में ही रुकना पड़ेगा। कंपनी ने मेरा लोन स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब मेरी मजबूरी है कि मैं उनकी बात मान लूं। लोन पास होने के बाद, रात रुकने और रास्ता रेस्तरा की छुट्टी होने के बाद, लड़कों के साथ यहाँ इस कमरे में अब मैं आ गई थी, और उन्होंने यह मेरा हाल बना डाला था। अब छठा लड़का भी अंदर आ गया था। मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। मेरा बिस्तर भी खून से भीगा था, और मैं अपनी जिंदगी की शायद आखिरी सांसें गिन रही थी। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से, जहां शायद उसकी कोई जानने पहचानने वाला डॉक्टर होगा, उस अस्पताल में ले आया।
कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सुधरी, लेकिन मेरा जख्मी तन मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वह लड़का भी उन 5 लड़कों का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी और उसे मुझ पर बहुत रहम आ गया था, नहीं तो शायद मैं उस बिस्तर पर ही दम तोड़ जाती। माँ को फोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा उठाया था और उसके दोस्तों से उसने 4 लाख रुपए भी लाकर मुझे दे दिए थे। बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे। अगर वह चाहते तो बिना मुझे बर्बाद के भी मेरी मदद कर सकते थे। ठीक होने के पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और रकम भी अब मेरे पास थी, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। अब मैं बिना इज्जत के हो गई थी। मेरी इज्जत लुट चुकी थी। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी के लिए ऑफर दी और मैं वहां इज्जत से नौकरी कर रही थी। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई है और दोनों बहनें बहुत खुश हैं अपने ससुराल में। दोनों के पति बहुत अच्छे हैं, ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में ही नौकरी कर रही हूँ। आज लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ, बड़े अच्छे से जानती हूँ कि आज के दौर में बिना मतलब कोई किसी की मदद नहीं करता है। ऐसे लोगों की गिनती ना के बराबर है। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत दिया करो, इज्जत की नज़रों से देखा करो। बहुत ही मजबूरी की हालत में वह अपने घर से निकलती हैं, चाहे फिर वह नए नए कपड़े पहनकर किसी रेस्तरा के दरवाजे पर ही क्यों न खड़ी हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। शुभ रात्रि।